पंक्चुएशन सीरीज़ के थर्ड पार्ट के साथ आप सबको सलाम। हमने पहले 2 पार्ट्स के अंदर कॉमा के मुतल्लिक जाना था, कैपिटलाइजेशन के मुतल्लिक जाना था, ये सब पंक्चुएशंस के मार्क्स होते हैं। आज हम मज़ीद कॉमा और सेमीकोलन के मुतल्लिक बात करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे। जहाँ तक आज की एक्सरसाइज का सवाल है, तो हमें वो जानने के लिए, क्लैरिटी लेने के लिए कि हमने कॉमा और सेमीकोलन कहाँ कहाँ यूज़ करना है, हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि क्लॉजेस क्या होती हैं। और क्लॉजेस जानने से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो कंजक्शन है। देखें, कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे, बस थोड़ा सा इसे दोहराना ज़रूरी है। कंजंक्शन का मतलब, जैसे कंजंक्शन में जंक्शंस हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के जंक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह कंजंक्शंस कनेक्ट कर रही होती हैं। किसको कनेक्ट कर रही होती हैं? वर्ड्स को कर रही होती हैं, और फ्रेजेस को कर रही होती हैं, और क्लॉजेस को कर रही होती हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि वर्ड्स को कैसे कर रही हैं। तो 2 वर्ड्स हैं, ब्रेड एंड बटर। ये मैं कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, एकेडमिक राइटिंग में आपने नहीं लिखना। नाइट आर डे। इस तरह के बहुत से एग्जांपल में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते रहते हैं, जो कि बड़े छोटे छोटे मुख्तसर होते हैं, और एक वर्ड को वर्ड के साथ मिलाते हैं, और एक फ्रेज़ को एक फ्रेज़ के साथ मिलाते हैं, और एक क्लास को एक क्लास के साथ मिलाते हैं। देखें, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर हो, इन ऑर्डर से मतलब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, जैसे भी हो, एक इंडिपेंडेंट सेंस दे रहा हो, हम उसे कहते हैं सेंटेंस। अच्छा, एक सेंटेंस जो बनता है वो बनता है इंडिपेंडेंट क्लॉज से। अगर एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे मुश्तमिल है और इन ऑर्डर है, ग्रामेटिकली सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और उसमें एक क्लॉज आ रही है, और वो क्लॉज और मुकम्मल माने दे रहा है, तो वो सेंटेंस है। और वो एक, हम उसको कहेंगे कि वो एक क्लॉज पे मुश्तमिल है, और वो एक क्लॉज पे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी। इसको मज़ीद वाज़िया करते हैं। शी वाज ईटिंग अ पीस ऑफ पिज़्ज़ा, या पिज़्ज़ा। अब ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, और ये मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इससे पहले, इस सेंटेंस से पहले, अगर मैं एक लफ्ज़ लगा दूंगा, वो लफ्ज़ सपोज वाइल है, वाइल कंजंक्शन है। वाइल का मतलब होता है इस दौरान। तो अब जुमला पढ़िए, वाइल शी वॉज ईटिंग अ पीस ऑफ पिज़्ज़ा, वाइल शी वॉज ईटिंग अ पीस ऑफ पिज़्ज़ा। अब जब वाइल हमने कहा, तो वाइल के कहने से क्या हुआ कि जिस दौरान वो पिज़्ज़ा खा रही थी। तो एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे, क्यों, कब। जब ये क्वेश्चन उठता है, तो इसका मतलब ये वाइल शी वाज ईटिंग अ पीस ऑफ पिज़्ज़ा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं रही। वाइल हट गया, कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। एक और एग्जांपल, हम एक मज़ीद एक एग्जांपल देखते हैं। आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। इससे पहले आप लगा दें या इस्तेमाल करें ऑल दो। तो क्वेश्चन उठता है ना भाई, कि अगर चाहे मैं थका हुआ हूँ, तो उसके बाद कोई ना कोई सेंटेंस यहाँ पे, एक कोई ना कोई क्लॉज या सेंटेंस आपको डालना पड़ेगा। और एक सेंटेंस के लिए हमें इस तरह एक मिनिमम इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है। उसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लास भी हो सकती है, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है, 2 सबऑर्डिनेटेड क्लासेस हो सकती हैं, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकती है। अब हम आते हैं वर्ब की फ्रेज़ की तरफ। फ्रेज़ होता है जी इन द मॉर्निंग, सेंस दे रहा है, नाउन है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, और वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। इस तरह हम इस ऐसे जुमले को कहते हैं फ्रेजेस। इन द मॉर्निंग, इन एन, शायद आज के अखबार में लिखा हुआ था किसी आर्टिकल में, अभी याद आया। इन एन
in an increasingly polarized country. आर्टिकल, preposition, adverb, noun, लेकिन verb नहीं, बाज़ दफ़ा सब्जेक्ट नहीं होगा। इन द डेड ऑफ नाइट। फिर कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसको हम इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस कहते हैं, जो पैराग्राफ शुरू होने से पहले आते हैं। मसलन इन एडिशन टू, एज ए रिजल्ट ऑफ, इन अ गिवन सर्कमस्टांसिस। ये थोड़ा सा बोर ज़रूर है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देते हैं तो 5-7 मिनट के अंदर आपको ये समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं जी, अब हमें समझ आया कि क्लॉजेस क्या हैं, फ्रेजेस क्या हैं। वर्ड्स का तो आपको है बड़ा ही आसान सा है, फ्रेजेस भी बहुत आसान सा है। क्लॉजेस में हमें पता चला कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। कंजंक्शन का में कंजंक्शंस की कोई सो मैनी टाइम्स हैं। कुछ ग्रामर में ग्रामेरियंस ने कहीं 20 मुरतब किए हैं, कहीं 15 मुरतब किए हैं। जो मेन है जी वो 3 हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग। जैसे वाइल सबऑर्डिनेटिंग है, जो अभी हमने एग्जांपल में इस्तेमाल किया था। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कोरिलेटिव पेयर में आते हैं, एज, नीदर, नॉर, ईदर, आर। सबऑर्डिनेट वाइल, आल्दो, इस तरह के अल्फाज में इस्तेमाल होता है। और कोऑर्डिनेटिंग, और इसमें से जो सबसे मेन है वो है जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो निमोनिक कहते हैं, वो मुखफ़फ़ जो चीज़ें याद करने के लिए बनाया जाता है। फैन बॉयज़ है। पहली कंजंक्शन है फॉर, दूसरी कंजंक्शन है एंड, तीसरी कंजंक्शन है नॉर, चौथी कंजंक्शन है बट, पांचवी कंजंक्शन है और, छठी कंजंक्शन है येट, और सातवीं कंजंक्शन है सो, SO, सो। तो ये कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, यानी दो पैरेलल सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं। इन 7th की बड़ी आसान सी एग्जांपल्स हैं। पहले आसान सी एग्जांपल कीजिएगा, फिर उसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन में बनाइएगा। और कॉम्प्लिकेट चीज़ तब तक रहती है जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर लेते। ही वॉज हंग्री सो ही एट ऑल केक। आई ईट केक बट आई नेवर ईट biscuits. He is overweight for he eats too many cakes. He does not eat cake nor does he eat biscuits. He is 70 yet he still swims, runs and play football. Yet Switzerland is not in the European Union nor it is, आगे आप कुछ भी बना लें, मिसाल के लिए था नॉर। सेंटेंसेस को देखिएगा, पैरेलल सेंटेंसेस हैं, ये कंजंक्शन इस्तेमाल हुई है। हम पंक्चुएशन का तीसरा पार्ट कर रहे हैं, हम कॉमा के मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त भी ऐसी फॉर्मेशन सेंटेंस की होगी, आंखें बंद करके आपने कोमा लगा देना है या मुनासिब अल्फाज में इस्तेमाल करना है। ध्यान से देखें। थोड़ा सा दोबारा रिपीट करते हैं। ही वॉज वेरी हंग्री, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो ही एट ऑल केक, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉमा डिपेंडेंट क्लॉज। सो इस्तेमाल होता है ताहम के मायनों में, नतीजतन बट का मतलब कंट्रास्ट, लेकिन के मानों में। ये फॉर, इसको हजूर आपने हमेशा याद रखना है कि जब फॉर कंजंक्शन की सूरत में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है एक्सप्लेनिंग।
आसान सा हल इसका मैं आपको बताऊं, इसे आप याद रख लें बिकॉज की सेंस में, क्योंकि की सेंस में। ही इज़ ओवर वेट, क्यों ओवर वेट है? बिकॉज। ये फॉर प्रेपोजिशन नहीं है, ये फॉर प्रेपोजिशन नहीं, इसका मतलब वास्ते का नहीं है। हम कहते हैं आई डू गुड डीड्स फॉर द सेक ऑफ ब्लेसिंग, फॉर द सेक ऑफ कुछ भी ह्यूमैनिटी, तो उस सूरत में ये फॉर प्रेपोजिशन की सूरत में इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस वक्त यहाँ इस्तेमाल होगा तो ये बिकॉज की एक्सप्लेनिंग की सेंस में होगा। नॉर कोरिलेटिव कंजक्शन में भी इस्तेमाल होता है, यानी नीदर और नॉर, और इंडिपेंडेंट भी इस्तेमाल होता है। इससे आप करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में भी बदल लेंगे। येट का मतलब ताहम होता है, और का मतलब या होता है। अब हम कॉमा की अगले पार्ट में मज़ीद एक्सरसाइजेस करेंगे और सेमी कॉलन के हवाले से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं अपना ये पार्ट ख़त्म करूँगा कि कॉमा एक्चुअली पॉज है, स्मॉल पॉज, और सेमी कॉलन उससे थोड़ा सा बड़ा पॉज है, यानी उर्फ़ आम में आप कह लें बिगर पॉज है। जहाँ हम गुफ्तगू में पॉज करेंगे, कॉमा छोटा पॉज को एक्सप्रेस करता है, सेमी कॉलन से बड़े पॉज को एक्सप्रेस करता है। अगले पार्ट में हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे। फिल वक्त के लिए आप ये याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी। ही इज़ 70 येट ही स्टिल रन्स एंड प्ले फुटबॉल। येट यहाँ दूसरी क्लॉज शुरू होगी तो इससे पहले क्या आ जाएगा? कॉमा। स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट इन द यूरोपियन यूनियन, कॉमा, नॉर से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग रही है, नॉर इट इज़, ये एक मिसाल के लिए था, आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। तो जनाब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थी। जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दो क्लॉजेस को मिलाएंगी तो उसके दरमियान कॉमा आ जाएगा, या मुनासिब वक्त में कॉमा लगाना ज़रूरी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा। इसमें से जो ये कंजक्शन फॉर है, ये फॉर कंजक्शन एक्चुअली बिकॉज की सेंस में इस्तेमाल होती है, एक्सप्लेनिंग द रीज़न। ये प्रेपोजिशन नहीं है। प्रेपोजिशन फॉर का मतलब होता है वास्ते के, अदरवाइज तो प्रेपोजिशन का कोई तर्जुमा नहीं होता। लेकिन आई एम डूइंग इट फॉर ह्यूमन काइंड, वास्ते, इन द सर्विस ऑफ, रीज़न के तौर पे। लेकिन जिस वक्त यहाँ ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल होगा ही इज़ ओवर वेट, फॉर ही ईट्स टू मैनी केक्स, फॉर का अगर आप ट्रांसलेट या इंटरप्रेट इसे बिकॉज के सेंस में करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब सपोज करें आपको प्रेसी के अंदर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आ जाती है और आपको इस फॉर का बतौर कंजक्शन माने नहीं पता होता तो आपको कितनी मुश्किल पेश आ सकती है। तो आज हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ कॉमा का इस्तेमाल सीखा है। अगले पार्ट के अंदर हम कॉमा की मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स और सेमी कॉलन को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, कॉमा है एक स्मॉलर पास, एक लिटिल पास, एक छोटा सा वक्फा जो हम गुफ्तगू में भी करते हैं, जैसा कि हमने पार्ट 1 में सीखा था, और राइटिंग में भी करते हैं। और जो सेमी कॉलन है वो बिगर पॉज है, बड़ा पॉज है। और बड़ा पॉज इसलिए लेते हैं कि हमने रीडर को किसी न किसी जानिब मतवज्जा करना होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।